जाएंगी। IMF ने खबरदार कर दिया है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जो वादे हुकूमत पाकिस्तान ने किए हैं वो उनको पूरे करने पड़ेंगे। मरीख में ताजरों से बात हुई थी, उन्होंने जो ऑर्डर दिए हुए ना बाइट्स एक्सपोर्ट के, वो बिजली के पुराने रेट थे, अब उससे 4 गुना बढ़ गया है। इसाक डार साहब कहते हैं हम 25 साल से IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मैं ही निकालूंगा डॉलर महीने के एंड पे 200 से नीचे ले आऊंगा। यकीन है कि डार साहब संभाल लेंगे। मैं समझता हूँ कि खदशा, खौफ, फिक्र करना मुनासिब है मिफ्ता इस्माइल साहब का। वो मगर पब्लिक में ये कहना बात, अगर डार साहब ने जो बात कही थी वो सही थी तो इसमें क्या हर्ज है। मगर डार साहब तकड़े आदमी हैं, उन्होंने जो इक़दाम किए हैं ऑलरेडी आप देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसहाक डार साहब ने आते ही, ये IMF की नुमाइंदा हैं, उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत की शराइत मानने पर ही हमने कर्ज की 7वीं और 8वीं किस्त जारी की है। IMF सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 7वीं और 8वें जायज़ा रिपोर्ट में जो भी वादे किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान को हर हाल में पूरे करना होंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के बारे में पॉलिसी पर बातचीत नुकसान की तफसीली रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। कोई बहाना नहीं है पाकिस्तान को, जो हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे साथ मुआहदे और वादे किए हैं वो सारे पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद पे हमने पैसा दिया पाकिस्तान को। अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान साहब अपने दौर में IMF के साथ किए गए मुआहदे को तोड़ रहे थे। क्या एक भी ऐसा बयान आपने उस दौर में देखा था? क्या तब कभी IMF ने कहा था कि इमरान खान ने मुआहदे और वादे तोड़ दिए? एक्चुअली IMF को पता था पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक सिमत में जा रही है, यह मुल्क पैसे वापस कर सकता है। उस वक्त IMF ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया जब इमरान खान साहब ने अपने लोगों को रिलीफ दिया। टारगेट्स पूरे कर रहे थे, रिलीफ दे रहे थे, IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब इम्पोर्टेड हुकूमत से एक भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा, पाकिस्तान की इकॉनमी का पट्टा बैठ गया है और इस वक्त ये IMF से किए हुए मुआहदे तोड़ रहे हैं, तो ये IMF का बयान आ गया। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमेशा ये झूठ बोला कि इमरान खान मुआहदे तोड़ रहे थे, क्योंकि IMF ने कभी ये शिकवा नहीं किया था। और अब इम्पोर्टेड हुकूमत मुआहदे तोड़ रही है और IMF शिकवा कर रही है और तमाम अखबारात में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये चीज़ें छप रही हैं और मुख्तलिफ खबर रसां इदारे जो हैं वो इसको छाप रहे हैं। इस बिजली की कीमत में, इस पेट्रोल की कीमत में, इस महंगाई के दौर में, इस IMF की शराइत में आप कोई कारोबार नहीं चला सकते। काजी साहब, जान के इस मुल्क को खुदा ना खास्ता दिवालिया करवाया जा रहा है। आप मिफ्ता इस्माइल को बड़ी बड़ी छलांगे ला के लाए कि इससे बेहतर कोई नहीं है। आप सारी बुराइयां उसमें नजर आ रही हैं। आपने मेरा है ना मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी कि ये मिफ्ता क्या कर रहा है, तबाह कर रहा है। वो आए हैं तो कहते हैं कि बहारें आ गई। नहीं बड़ी साहब, देखिए ना, आप सारा डार्क पहलू बता रहे हैं, मैं अब इसका एक रोशन पहलू बताता हूँ। रोशन पहलू ये है कि इस कैसीनो सिस्टम में जो माल बनाया है डॉलरों वालों ने, डॉलर के जो बैंकों ने माल 56 अरब रुपए के करीब इन्होंने माल कमाया है, और जो ये जिनका शुक्रिया अदा किया था इसहाक डार साहब ने कि मैं मशकूर हूँ, वो 5-10 रुपए, ये अब यहाँ डॉलर पाकिस्तान की रियासत नीचे नहीं लाती, वो लाते हैं जो डॉलर के सट्टे का काम करते हैं, या वो स्टेट बैंक जो डायरेक्ट जवाबदेह होता है आपके आलमी मालियाती इदारों को। तो उन्होंने तो माल बनाया है, आप क्यों परेशान हैं? मौजूदा बिजली और पेट्रोल की कीमत में कोई बिजनेसमैन भी रो रहे हैं सारे। सिर्फ ये बता दें, मिफ्ता इस्माइल साहब ने 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत की, मुस्लिम लीग ने उनको डिफेंड किया। यार ये बताएं, अब इसहाक डार और इनमें इख्तलाफ किया है। मिफ्ता क्या मुस्लिम लीग नून ताज़ा वज़ीर खजाना नहीं थे? मिफ्ता इस्माइल सब ताज़ा इनकलाबी हुए हैं, मुझे लगता है। उन्होंने कहा है कि ये जो जमहूरियत है ये 1% के लिए है। वही मिफ्ता इस्माइल साहब जो चंद दिन पहले वजीर खजाना थे, उन्हें अचानक ये पता चला है। नहीं, वजीर खजाना से वजीर न जाना अनजाना कैसे बन गया, मुझे समझ नहीं आई इसकी। देखो जी, उनके साथ इन्होंने हाथ किया है। पहले तो उनसे तमाम डर्टी काम करवाया IMF से डील करने के लिए। उस वक्त उन्होंने सारा फ्लैग उन्होंने ली, सारा जो मलबा था उन पे डाला। उन्होंने जी ये तो बड़े गलत थे, ये तो इन्होंने किया है, हमने नहीं किया। मिफ्ता साहब अच्छे आदमी है, मेरी उनसे मुलाकात है। देखें, खुद हमारे वजीर आजम काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब, मुझे तो उन्होंने बड़ी अच्छी चाय पिलाई थी जब वजीर आजम नहीं, सुन लें, वो खुद उन्होंने कहा मैं अपने भाई से
सारे काम की मुशावरत करता हूँ। एक मुल्ज़म से, एक वज़ीर आज़म को गाइडलाइन लेनी चाहिए। जरा आप थोड़ा सा कानून के भी तालिब इल्म है ना, जरा बताएं। नहीं, वज़ीर आज़म साहब किसका वो नहीं, खुद उन्होंने कहा मैं अपने भाई नवाज शरीफ से गाइडलाइन लेता हूँ, मुशावरा लेता हूँ, फिर फैसले करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है और मैं समझता हूँ इससे हमारा सर बहुत बुलंद होगा। और अगर मैं समझता हूँ कि एक इस तरह करें कुछ 4-5 कॉन्विक्ट्स लेके उनकी कमेटी बना दें, मुशावरती कमेटी, उनसे हम पूछ लिया करें हमने कौन कौन से अहम फैसले कर, और पहले उन्होंने सजावा 1 2 3 4 5 6 नंबर तरीके नाल ठीक करा लो। कानून में ये है कि कोई इश्तिहारी हो, मुजरम उसे गिरफ्तार कर ले, उससे मुशावरत लेना आइन के मुताबिक हलफ की, ये कहीं हलफ से इधर उधर तो नहीं हो रहा। कानून जो मैंने सुना है कि इश्तिहारी मुलजम को पनाह देने वाले पे भी 216 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। वो कह रहे हैं मुशावरत। मैं छोटी सी कैसी आर्टिफिशियल इकोनॉमी चल रही है। टेक्सटाइल सेक्टर सर रो रहा है, एप्टिमा वाले परेशान है, कह रहे हैं 400 से यूनिट्स हमारे ज्यादा बंद हो चुके हैं, हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग इस वक्त बेरोजगार हो रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे किसान बेचारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। होगा क्या मईशत का मुजम्मिल साहब? वो आपने सुना है ना कि वो शेख चिल्ली के बारे में कि वो अपनी जो है तारीफें करवाने के चक्कर में, या वो जो हमारे जो अभी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो अपने ऊपर एक लेबल लगवाया हुआ उन्होंने कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन वजीर खजाना हूँ और करेंसी को कंट्रोल करने वालों में से मैं जो, तो मेरा कुछ सानी नहीं है। तो वो जिस दिन से आए हैं वो करेंसी को जो है ना 2 रुपये 1 रुपये रोज के नीचे लाते हैं और फिर उसके बाद पूरा दिन तारीफें करवाते रहते हैं सोशल मीडिया पे। उस पर ये नहीं देख रहे कि उसके असरात क्या होंगे क्या नहीं होंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से जब मई में इन्होंने एक नसीम जहरा साहिबा को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बोला ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। मैंने भी इतनी पढ़ाई की हुई है, मैं भी इतने अरसे वजीर खजाना रहा हूँ, ये कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है जी, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER कहते हैं इसे। ये भी एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, वो बताता है कि रुपए की कदर कहाँ होनी चाहिए। वो एक बैरोमीटर होता है ना जिस तरह, तो वो बताता है, जैसे बुखार बताता है 99 है तो आपका बुखार शुरू हो गया है, 101 है तो तेज है। तो वो उसको ये कहते थे, मैं नहीं मानता। अच्छा, अब ये आजकल टीवी में रोज बैठ के कहते हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट कर रहा है कि 200 रुपए से नीचे होना चाहिए। तो मतलब 5 महीने पहले इनको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में पता भी नहीं था और आज जगह जगह जाके कोट कर रहे हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो मौजूदा जो हालात हैं वो है, मैंने कल भी एक व्लॉग किया था उसमें समझाने की कोशिश की थी कि देखें एक चीज की कीमत है 100 रुपए, तो ठीक है 100 रुपये होनी चाहिए, लेकिन अगर वो चीज शॉर्ट हो जाए किसी वजह से या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो तो उसका फिर कोई रेट नहीं होता। वो 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। मुजम्मिल साहब वक्त की कमी है, एक बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल में मेरे आ रहा है और आप ही उसका जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। आज पाकिस्तान की मईशत पर इतना बड़ा हमला हो गया, इतने सारे इकोनॉमिक हिटमैन आ चुके हैं, हम क्यों नहीं एक नेशनल इकोनॉमिक प्लान बनाते, हम क्यों नहीं एक कमेटी बना देते कि जिसको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने के लिए 10 साल 15 साल के लिए खुद मुख्तार कर देंगे, इनकी पॉलिसी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्यों हम अपनी मईशत के साथ सीरियस नहीं हो रहे सर? देखिए, मईशत के साथ चीजें अच्छी होती हैं और हम उसको जो है बदतर कर देते हैं। मिसाल देता हूँ, फरवरी में हमने स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया। अभी सागदार साहब आए हुए हैं और वो स्टेट बैंक को जो है अपने रोजाना नीचे लेके बैठे होते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसकी खुद मुख्तारी वापस ले लें और अपने हाथ पे ले लेती है। तो वो एक स्टेट बैंक के जो गवर्नर होता है वो प्रोफेशनल होता है, वो थ्रू आउट काम कर रहा होता है, और एक ये जो वजीर खजाना होता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। तो जरूरी है, ठीक है, अच्छी बात है वो गवर्नर वगैरह को, लेकिन उसको काम तो नहीं सिखाए ना, उसको जबरदस्ती डंडा तो ना करे। शायद यही वजह